Hello, good morning class. My name is Shraddha Gupta. Now today we will start our new chapter number 2, Lost Spring, which is written by Anis Jung. This is a story of stolen childhood. मीन्स यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो बचपन की चोरी के बारे में है. Now before start the chapter, we see the short introduction about the writer. The writer of the story is Anis Jung. Anis Jung was born in Rockela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. मीन्स यहाँ जो राइटर है एनिस जंग, उनका जन्म रोकेला में हुआ है और उन्होंने अपना सारा बचपन हैदराबाद में ही स्पेंड किया है और एडोलसेंस मीन्स 18 to 19 की एज उन्होंने हैदराबाद में ही स्पेंड किया है. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. मीन्स जिन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है वो हैदराबाद और अमेरिका में कंप्लीट किया है. हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर. मीन्स जो उनके पेरेंट्स थे मीन्स मदर एंड फादर दोनों ही राइटर्स थे. एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया. उन्होंने अपना जो करियर है राइटर के रूप में इंडिया में ही बनाया था. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड. मीन्स वो राइटर के साथ साथ एक एडिटर थी, न्यूज़ एडिटर एंड कॉलमनिस्ट. मीन्स उनके जो अखबारों में कॉलम्स आते थे और ये जो पेपर थे वो इंडिया एंड अब्रॉड दोनों ही जगह के होते थे. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग. उन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग नाम की भी बुक लिखी है जिसे स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड भी कहा गया है. जो ये स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है वो लॉस्ट स्प्रिंग नाम की जो बुक है उसमें का एक पार्ट है. हियर शी एनालाइज द ग्रीडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. मीन्स इस स्टोरी में बताया गया है कि जो राइटर है वो एनालाइज करती है उस पॉवर्टी को जो एक लड़के को इतना मजबूत बना देता है कि वो शोषण भरा जीवन भी जीने के लिए तैयार रहता है. लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण भरा जीवन. नाउ वी प्रोसीड टू फर्स्ट स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. इस स्टोरी का नाम है समटाइम मीन्स कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में 1 रुपया मिलता है. ना इन दिस स्टोरी मीन्स जो राइटर है वो बताती है कि इस स्टोरी में एक साहिब नाम का लड़का होता है और वह लड़का रोज़ उनके घर के पड़ोस में कचरे को ढेर को छानबीन करता रहता है. तो एक दिन जो राइटर है वो उस लड़के को पूछती है वाई डू यू डू दिस. मीन्स कि तुम ऐसा क्यों करते हो. आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मीन्स यहाँ जो राइटर है वो उस लड़के से पूछती है कि मैं हर सुबह तुम्हें अपने पड़ोस के कचरे के ढेर से छानबीन करते देखती हूँ, तुम ऐसा क्यों करते हो. और वो जो लड़का है उस कचरे के ढेर में से गोल्ड मीन्स सोना या फिर कुछ भी प्रेसियस चीज़ को वो ढूंढता रहता है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. मीन्स यहाँ पे साहिब के बारे में बताया जा रहा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. जो साहिब नाम का लड़का होता है वो उसका घर छोड़ चुका होता है. सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. मीन्स जो साहिब है उसका घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी. और अब जो उसका घर था वो दूर दूर तक उसकी यादों में भी नहीं था. देयर वेयर मैनी स्ट्रॉम्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स. हिज मदर टेल्स हिम. मीन्स यहाँ पे उन्हें उनकी माँ ने बताया था कि वहाँ एक बार स्टॉर्म मीन्स तूफ़ान, वहाँ बहुत सारे तूफ़ान आए थे और उनका जो घर था वो सारा तहस नहस हो गया था. मीन्स पूरा टूट गया था और जो खेत थे उनके सारे तहस नहस हो गए थे. That's why they left looking for gold in the big city where he now
लाइज मीन्स यहाँ साहिब के बारे में बताया गया कि इसी कारण मीन्स उसका खेत घर सब नष्ट हो गया था, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया था और सोने की तलाश में वो शहरों में शिफ्ट हो गए। नाउ जब राइटर उनको पूछती है कि वाई डू यू डू दिस, तब वो जो साहिब है वो आंसर करता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लॉन्ग अवे। मीन्स जो साहिब है वो राइटर को जवाब देता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, यही काम है जो मैं करता हूँ। गो टू स्कूल आई से ग्लिम्बली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मीन्स जो राइटर है वो बिना कुछ सोचे समझे उसे एडवाइस करते हैं कि तुम स्कूल जाओ, कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। जो साहिब है वो राइटर को रिप्लाई करता है कि उसके आसपास आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब बन जाएगा तो वह स्कूल चल जाएगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। मीन्स जो राइटर है वो पूछते हैं उस साहिब को कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँगा तो क्या वो स्कूल आएगा। हाफ जोकिंग यस, उसने क्या कहा, स्माइल करते हुए यस कहा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों के बाद जो राइटर है वो साहिब को देखता है कि वो दौड़ते हुए उनके पास आ रहा है और उनको पूछता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। मीन्स वहाँ पर राइटर उनसे जवाब देते हैं कि स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। एम्ब्रेस्ड आई एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। एम्ब्रेस्ड मीन्स शर्म। मीन्स जब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि उसे झूठा वादा करने में बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ड। मीन्स यहाँ राइटर बताते हैं कि उसने इसे मजाक के रूप में कहा था, उनका स्कूल खोलने का कभी भी कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्हें खुद के झूठे वादे पर शर्म महसूस हो रही थी। बट साहिब को कुछ भी दुख नहीं हुआ क्योंकि उन्हें ऐसे झूठे वादों की आदत हो गई थी। सी नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम। यहाँ राइटर बताते हैं कि साहिब को वो कुछ ही महीनों से जानते थे। आई आस्क हिम हिज नेम। मीन्स जो राइटर थे उन्होंने उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम। मीन्स जो साहिब था उसने जवाब दिया कि उसका नाम साहिब ए आलम है। ही डज़ नॉट नो वॉट इज़ मीन। और उसे अपने नाम का मतलब भी नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। मीन्स यहाँ राइटर बताते हैं कि इस लड़के को मतलब उस लड़के को अपने नाम का मतलब भी नहीं पता था और उसे पता चल जाता कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, तो वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएगा। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। मीन्स वह ये चीज़ों पर विश्वास नहीं कर पाएगा। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड। मीन्स जो उसका नाम था उसके जीवन से बहुत ही विपरीत था, मतलब बहुत ही अपोजिट था। जैसा वह लड़का था और वह जैसा जीवन जी रहा था वो उसके नाम से बहुत ही विपरीत था। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूम रहा था। एन आर्मी ऑफ barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। मीन्स यहाँ पे जो राइटर है वो बताती है कि ये जो लड़का था उन फौज की तरह था जो कोई भी फुटवेयर नहीं पहनते थे एंड वे सुबह सुबह पक्षियों की तरह दिखाई देते थे और दोपहर को गायब हो जाते थे। लेखक उन सभी को पहचान सकता है क्योंकि उन्होंने उन्हें कुछ ही महीने पहले देखा था। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। मीन्स हर टाइम
वो बहुत ही अच्छे से उन्हें पहचान सकती थी क्योंकि उन्होंने थोड़े महीनों पहले ही उन्हें देखा था। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मीन्स राइटर ने उनसे पूछा कि उनमें से कोई भी लड़के ने जूते क्यों नहीं पहने थे। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर रिप्लाई। मीन्स जो साहिब है वो जवाब देता है राइटर को कि उसकी माँ ने उन्हें शेल्फ के नीचे नहीं उतारा जब वे उसकी पहुँच से परे थे, इसलिए उन्होंने उसे नहीं पहना। Now, see next paragraph. Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. मीन्स उसमें जो एक लड़का था उसने दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहने थे, मतलब वो मैच नहीं हो रहे थे, और वो कहता है कि अगर मुझे वो जूते मिलते भी तो मैं उसे नहीं पहनता, मैं उसे फेंक देता। When I comment on it, he shuffles his feet and say nothing. मीन्स वो जो लड़का था वह अपने पैरों को हिलाता है और उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो अपने जूते छिपाने की कोशिश करता है। आई वॉन्ट शूज़, वो कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए। और थर्ड बॉय कहता है कि हु हैज़ नेवर ऑन अ पेयर ऑफ हिज शूज़ हिज लाइफ। मीन्स मुझे शूज़ चाहिए बट मुझने उन्हें खरीद नहीं सकता वो अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि वो जो पेयर ऑफ शूज़ था उसे ख़रीदने के लिए, उसे लेने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि वह जोड़ी को ख़रीदने के लिए उसके पास भी कुछ भी नहीं था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। मीन्स यहाँ पे जो राइटर है वो बताती है कि वह पूरे देश भर में ट्रैवल करती थी, तो उसने कई बच्चों को शहरों के साथ साथ गाँवों में भी नंगे पैर चलते देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। मीन्स जो राइटर है यहाँ तर्क देते हुए बताती है कि जूते खरीदने के लिए पैसे की कमी के कारण नंगे पैर वो लोग नहीं रहते थे। यह नंगे पैर रहना या घूमना उनके लिए एक परंपरा थी। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी। मीन्स जो राइटर है वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि यह उन्हें एक आंसर मिलता है कि यह एक परंपरा होने का कारण है। इस चीज़ को छुपाने के लिए केवल एक बहाना था कि वो इतने गरीब थे और वे जूते नहीं खरीद सकते हैं। नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। इस बात पर जो राइटर रहती है उन्हें एक स्टोरी याद आ जाती है। एक आदमी था जो उडुपी में रहता था, उसकी एक स्टोरी उन्हें याद आ जाती है। उडुपी है जो ये कर्नाटक का एक शहर है, ओके। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रेस्ट। मीन्स यहाँ पे राइटर बता रही है कि वहाँ एक छोटा लड़का था, वह रोज़ अपने स्कूल जाता था, रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, वह मंदिर पार करके जाता था और उस मंदिर में उसके पापा एक पुजारी के रूप में काम करते थे। प्रेस्ट मतलब पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। जो राइटर है वह उस मंदिर में जाकर रुकती है और गॉड से प्रार्थना करती है, प्रे करती है कि उसे एक जोड़ी जूते जो है वो भेंट करे। 30 years later I visited his town and the temple, which was now drawn in an air of desolation. जो राइटर रहती है वो 30 साल के बाद उस शहर में जाती है और उस मंदिर का दौरा करती है और वहाँ वो देखती है कि अब भी वह जगह लगभग खाली ही थी। In the backyard where lived the new priest,
देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर। मीन्स जो नया पुजारी था वो मंदिर के पिछवाड़े में रहता था और वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सी भी लगवा दी गई थी। मीन्स वहाँ मंदिर में रखवा दी गई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed। मीन्स वहाँ पे एक लड़का दौड़ते हुए आया। उसने ग्रे रंग की स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी, मोजे और जूते पहने हुए थे और उसके कंधे पर एक स्कूल बैग भी लटका हुआ था। उस लड़के ने अपना जो बैग टांगा हुआ था उसे बिस्तर पर फेंक दिया और वहाँ से भाग गया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। मीन्स यहाँ राइटर कहना चाहती है कि पिछले 30 वर्षों में मंदिर के पुजारी की जो वित्तीय स्थिति थी उसमें सुधार हुआ है और अब वह इस बच्चों के लिए जूते खरीद सकते हैं। The goddess has granted his prayer। Young boy, like the son of the priest, now wore shoes, but many others, like the rag pickers in my neighborhood, remain shoeless। मीन्स यहाँ पे जो राइटर है उसको जो लड़का याद आता है जिसे एक जोड़ी जूते मिले थे, उन्होंने देवी माँ से प्रार्थना मीन्स उस मंदिर में प्रे किया कि वो उन्हें कभी ना खोए और जो गॉड है उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं और जो लड़का है उसके जूते कभी नहीं खोते। इससे हमें पता चलता है कि इससे हमें हर चीज़ों का मूल्य पता होता है कि वो जो चीज़ है उस पर्सन के लिए कितनी इम्पोर्टेंस हो रखता है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। मीन्स वो बताते हैं कि वो जहाँ रहते थे उनके पड़ोस में बहुत सारे रैग पिकर्स मतलब चीज़ें चोरी करने वाले लोग वहाँ पे रहते थे और वो लोग भी शूलेस थे मतलब शूज़ नहीं पहनते थे। My acquaintance with the barefoot rag pickers led me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it। यहाँ राइटर जो है वो उस जगह को डिस्क्राइब कर रहे हैं जहाँ पर एक कचरा बीनने वाले लड़के रहते थे जिसका नाम है सीमापुरी। दिल्ली के बाहरी इलाके में यह स्थित है। देश की राजधानी जो दिल्ली है उससे बहुत ही अलग थी और ये जो सारे लड़के थे वो कचरा बीनने वाले सभी बांग्लादेश से आए थे और तब यह इलाका जो था वो बंजर भूमि हो गया था। Those who lived here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। मीन्स ये जो लड़के थे 1971 में जो कचरा बीनने वाले लड़के थे वो बांग्लादेश से आए थे। Sahib's family is among them। सीमापुरी was then a wilderness। मीन्स यहाँ राइटर बताते हैं कि जो सीमापुरी की जो जगह थी अभी भी वो एक बंजर ज़मीन थी लेकिन अब वह खाली नहीं थी। इट स्टिल इज़ बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। मीन्स वो अभी तक ये जगह खाली नहीं थी। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टीन एंड ट्रम्पलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। राइटर बताते हैं कि अब वो जो सीमापुरी की जगह थी जो बंजर थी लेकिन अब खाली नहीं थी क्योंकि वहाँ पे 10,000 चीर बीनने वाले मतलब जो कचरा बीनने वाले जो लोग थे वो कीचड़ से बनी संरचनाओं में रहते थे जिसमें टीन की पतली चादरें या तिरपाल और जो प्लास्टिक की तिरपाल होती है और जो प्लास्टिक के सामान से बनी छतें वहाँ पे होती थी। दे हैव लिव्ड here for no more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain। मीन्स यहाँ पे जो राइटर बताते हैं कि जो सीमापुरी की जगह थी वहाँ पे कोई सीवेज ड्रेनेज या रनिंग वाटर की भी सुविधा नहीं थी। वो वहाँ पे अस्वच्छ परिस्थिति में रहते थे। ये बंजर भूमि का एक टुकड़ा था जहाँ पे शहर का कचरा इकट्ठा किया जाता था और वहाँ पे ये लोग अवैध रूप से रहते थे
उन्होंने सरकार की अनुमति के बिना इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और जो वहाँ के जो क्षेत्र के जो राजनेता थे वो उन्हें राशन कार्ड और मतदाता का पहचान पत्र दिए थे और इन लोगों को राशन कार्ड के माध्यम से ही परिवार के लिए किराने का सामान मिलता था। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी से ज़्यादा घर चलाने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती थी और वह उसी चीज़ को इम्पोर्टेंट देते थे। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड नॉट गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, ही वुड रेदर लाइव हियर दैन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। मीन्स यहाँ पे जो राइटर है वो बताती है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट नहीं थी। उन्हें जो राजनेताओं के थ्रू राशन कार्ड था उसके थ्रू उनको खाना मिल जाता था। इस तरीके से वो अपना परिवार चलाते थे और उनके जो बच्चे थे रात में खाना खाकर सोते थे। ठीक है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers। मीन्स जो लेखिका है वो वहाँ पर फटी साड़ी पहनने वाली महिलाओं से पूछती है कि वे ढाका में अपना घर क्यों छोड़ती है। देन whatever they find food they pitch their tents that become transit homes। Children grow up in them becoming partners in survival। जो राइटर है वो फटी साड़ी पहनने वाली महिलाओं से पूछती है कि वो ढाका में अपना घर क्यों छोड़ी है। तो जो लेडीज़ है वो जवाब देती है कि वे अपने परिवार को भूख को संतुष्ट करने में यहाँ पर सक्षम है और रात को अच्छी तरीके से सोते हैं। तो वे ढाका में अपने खेतों की तुलना में सीमापुरी में रहने में ज़्यादा खुश है। मतलब क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश में जो ढाका नाम का जो कैपिटल था वहाँ पर कुछ भी उनको ये सब सही सुविधा नहीं मिलती थी, इसलिए वे यहाँ पर शिफ्ट हुए थे सीमापुरी में। एंड द सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग थ्रू द ईयर्स। इट हैज़ एक्वायर्ड द proportion of fine art, garbage to them is old. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child is even more। मीन्स यहाँ के जो यहाँ पे लेडीज़ बताती कि यहाँ के जो लोग भोजन की तलाश में घूमते थे और जहाँ कहीं भी इन्हें कुछ मिलता था वह अस्थायी रूप से घर को स्थापित कर लेते थे और वहीं रहने लगते थे। उनके बच्चे भी वहीं बढ़ते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने माता पिता को जीवन रहने के लिए साधन में भी मदद करना शुरू कर दिया था। और जो सीमापुरी रहने वालों के लिए था वो अस्तित्व मतलब वहाँ पे उनको एक काम मिल गया था कचरा उठाने का। जैसे वो उन्हें ऐसा फील होता था कि जैसे वे यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं। वे कचरा उठाने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस हो गई थी। मीन्स वो लोग जो डेली कचरा उठाते थे इसलिए उनको कचरा बीनने का आदत हो गया था और उन्होंने इससे अच्छा किया। चीर बीनने वालों के लिए कचरा ढूंढना कचरे में से सोना ढूंढने जैसा कीमती था। नाउ वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर in next video. Thanks for watching this video.